कनाडा का सबसे ज्यादा पीआर देने वाला प्रोविंस ओंटारियो। आज हम उसके पीएनपी के बारे में बात करेंगे। आज उन सभी बच्चों के बारे में बात करेंगे जो ओंटारियो में स्टडी करेंगे, जहां ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, जहां स्टडी कर चुके हैं, जहां पर वहां पर आपने काम किया है। क्या आपको ओंटारियो प्रोविंस पीआर की ऑप्शन देता है या नहीं देता, जहां फिर ओंटारियो में स्टडी करने के बाद, काम करने के बाद आपको किसी और प्रोविंस में जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर अपना पीआर लेना पड़ेगा। ओंटारियो का पीएनपी सिस्टम पूरी तरह से समझेंगे। जब भी आपने किसी भी प्रोविंस में अप्लाई करना है तो उस प्रोविंस के पीएनपी के सिस्टम के बारे में, यानी कि आपका पीआर कैसे होगा उस प्रोविंस में, उसके बारे में आपको कम से कम बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। ओंटारियो एक ऐसा प्रोविंस है जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टडी परमिट का कोटा है, जो सबसे ज़्यादा पीआर इशू करता है। तो आप क्यों ओंटारियो में पीआर नहीं ले सकते, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ओंटारियो का जो पीएनपी सिस्टम है उसमें कौन से फैक्टर हैं, कैसे आपका जो पीएनपी के थ्रू पीआर है उसका स्कोर कैलकुलेट होगा, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए कनाडा जाना चाहते हैं तो ओंटारियो आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, जहां पर आप एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, एक अच्छी जॉब ले सकते हैं और उसके बाद अपना पीआर का सफ़र पूरा कर सकते हैं। बीसी और ओंटारियो दोनों ऐसे प्रोविंस हैं जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का कोटा रखते हैं और दूसरा सबसे ज़्यादा पीआर इशू करते हैं कनाडा में, अगर हम अदर प्रोविंसेस के साथ उनको कंपेयर करते हैं। दोनों प्रोविंस में अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पीआर देने की जो चाहत है वो बढ़ती जा रही है और वो अपने पीएनपी में काफ़ी चेंजेस कर रहे हैं। आज ओंटारियो के बारे में बात करेंगे, कल को बीसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दूसरा, इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स के साथ, उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो या तो कनाडा में हैं या कनाडा में अप्लाई करने वाले हैं किसी भी स्ट्रीम के लिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं ओंटारियो के पीएनपी की बात करता हूँ, मेन 5 फैक्टर्स है, इसके बाद उनके सब फैक्टर्स आ जाएंगे, उनके बारे में बात लास्ट में मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि कैसे आपने कैलकुलेट करना है और हर फैक्टर में कितना कितना स्कोर आपको कहां पर मिल सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोफाइल को एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है कि ओंटारियो आपके लिए बेस्ट प्रोविंस हो। सबसे पहले उन 5 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिस पे डिपेंड करता है कि आपको ओंटारियो में पीआर मिल सकता है या नहीं मिल सकता, जहां आपका कितना स्कोर है। पेपर पेन ले लीजिए, एक एक फैक्टर के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला फैक्टर एजुकेशन। आपकी प्रीवियस एजुकेशन आपके होम कंट्री में क्या थी, यानी कि आपके पास कौन सी डिग्री थी आपके होम कंट्री में। उसके बाद जब आप कनाडा में आए तो आपने कौन सा कोर्स किया, यानी कि आपका लेवल ऑफ कोर्स कौन सा है, किस स्ट्रीम में आपने वो स्टडी की है, किस इंस्टीट्यूशन से स्टडी किया है। इन सभी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना स्कोर मिलेगा। सेकंड फैक्टर नोट करिए, वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक इंग्लिश और एक फ्रेंच। आपके पास किस लैंग्वेज का टेस्ट है, जो स्कोर है और उसमें कितना स्कोर आपके पास है, उस पर डिपेंड करता है। थर्ड है जॉब ऑफर लेटर, जहां आपका एक्सपीरियंस, आपने जो जॉब किया है, जहां आपके पास जो ऑफर लेटर है वो किस नौ कोड, यानी कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 किस नौ कोड में आता है और उसका टियर क्या है। उसके बाद आपकी सैलरी कितनी है और आपकी जो जॉब है वो किस एरिया में है, इस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद फोर्थ आ जाता है आपका कि आपके पास जो ओंटारियो में कौन से डॉक्यूमेंट हैं। आपने स्टडी ओंटारियो भी की है, आप जहां पर जॉब कर रहे हैं, जहां आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने कोई जहां पर लीज पे, कोई रेंट पे कोई मकान या जो भी अपना रेजिडेंस लिया है, इस तरह के फैक्टर के आप ओंटारियो में रहने वाले हैं या ओंटारियो में काम करने वाले हैं, आपका इंटेंशन क्या है, इसके प्रूफ आपसे मांगे जाएंगे। इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, किस एरिया में जॉब कर रहे हैं और आपकी जॉब है जो वहाँ से आप कितनी सैलरी ले रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना स्कोर मिलेगा। लास्ट में आपका लीगल स्टेटस क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास लीगल स्टेटस है या नहीं। ये 5 मेन फैक्टर हैं जिसके बेस पे आप अपना OINP में, यानी कि ओंटारियो के पीएनपी में फाइल लगा सकते हैं। अभी कैलकुलेट करेंगे, आइडिया लेंगे कि कैसे कैलकुलेट होगा और कितना कितना स्कोर मिलेगा। पहले हमने फैक्टर्स देखा, हर फैक्टर में अलग अलग स्टेजेस हैं। अगर आप किस स्टेज पे हैं और कितना स्कोर आपको मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जे 5 फैक्टर्स में कौन कौन सी स्टेजेस हैं और किस स्टेज पे आपको कितना स्कोर मिलता है। पेपर पेन ले लीजिए, आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मैं बताऊंगा कि किस फैक्टर की किस स्टेज पे आपको कितना स्कोर मिलेगा, आपने देखना है कि आपकी प्रोफाइल किस स्टेज पे है और आपको कितना स्कोर मिला, उसको नोट करते जाना
ताकि जो लास्ट में आपको आपके स्कोर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आपको ओंटारियो में पीएनपी के थ्रू पीआर मिल सकता है या नहीं मिल सकता। सबसे पहला फैक्टर था एजुकेशन। एजुकेशन में अगर आपने कनाडा में पीएचडी किया है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, मास्टर डिग्री में किया है तो 8 मिलेंगे, बैचलर चाहे वो 3 साल की है चाहे वो 4 साल की है तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। उसके नीचे अगर आपके पास ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है, बैचलर या फिर ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो भी आपको 6 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर उसके नीचे जाते हैं हम, आपके पास कोई कॉलेज डिप्लोमा है या अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई ट्रेड सर्टिफिकेट है तो 5 मिलेंगे। यानी कि कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10। अगर आपका अभी आपने देखना है कि आप किन स्टेज पे हैं और आपको कितना स्कोर एजुकेशन के फैक्टर में मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने लगा लेना है। इसके बाद बात करेंगे फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में, यानी कि आपकी जो स्टडी है वो किस स्ट्रीम में कंप्लीट की है। जे एजुकेशन फैक्टर है उसी का ही सब फैक्टर 2 है, नोट कर लीजिए। अगर आपका कोई भी कोर्स, चाहे वो पीएचडी है, चाहे वो मास्टर है, बैचलर है, डिप्लोमा है, कुछ भी है, अगर वो आपने स्टेम में किया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, या फिर हेल्थ केयर का कोई प्रोग्राम था, या फिर कोई ट्रेड का प्रोग्राम था, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं 12। अगर आपका कोर्स इनमें से नहीं था और आपका कोर्स था बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, लीगल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, इस तरह के प्रोग्राम आ जाते हैं तो वहां पर आपको पॉइंट मिलते हैं 6। अगर जे भी आपकी लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको मिलेगा 0। अगर कोई आर्ट्स रिलेटेड कोई प्रोग्राम है तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा ओंटारियो में। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपका कोर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 12 पॉइंट से सीधा आप 0 पे जा सकते हैं और 0 से आप सीधा 12 पे जा सकते हैं। कोर्स कौन सा लेना है, मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि कोर्स कौन सा लेना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके फायदे की ही बात करता हूं हमेशा, और फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं लेता, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टडी वीजा लगवाना है, कुछ करना है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने एक पैसा नहीं देना। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर इसके बाद आपके पास कोई भी और प्रोग्राम है तो आपको 0 पॉइंट मिल सकता है। उसके बाद आ जाता है कि आपने कितने प्रोग्राम किए हैं कनाडा में। जे एजुकेशन जो फैक्टर है उसी का सब फैक्टर 3 है। अगर आपने एक प्रोग्राम किया है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। एक से ज़्यादा अगर 2, 3, 4, 5 किए हैं तो मैक्सिमम पॉइंट आपको 10 मिलेंगे। यानी कि अगर आपने 1 प्रोग्राम ग्रेजुएट सर्टिफिकेट में किया है तो आपको 5 मिलेंगे, 1 साल का किया है चाहे 2 साल का किया है। अगर आपने 2 साल एक साल के 2 प्रोग्राम किए हैं तो जहां पर आपको बेनिफिट होता है, आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं उन्होंने कोशिश करनी है कि हमेशा 1 ईयर का प्रोग्राम लेके जाएं। ये आपको बेनिफिट देता है जब आप पीआर की फाइल लगाते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास 2 प्रोग्राम होते हैं। दोनों प्रोग्राम आप अलग अलग स्किल में कर सकते हैं, जिसके लिए आप अलग अलग जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है लैंग्वेज के बारे में बात की थी हमने कि सेकंड फैक्टर है कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। कनाडा में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। अगर आपके पास दोनों में पॉइंट है, समझ गया मेरी बात, अगर आपने फ्रेंच का भी टेस्ट दिया है, इंग्लिश का भी टेस्ट दिया है और दोनों का स्कोर आपने अचीव किया है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर किसी दोनों में से एक आपने टेस्ट दिया तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि हर एक टेस्ट अगर आप उसमें अच्छा स्कोर लेते हैं तो 5 पॉइंट आपको देकर जाता है। उसके बाद आपका स्कोर कितना होना चाहिए, CLB 9 या उससे ज़्यादा है तो 10 मिलेंगे। अगर CLB 8 है तो 6 मिलेंगे। अगर CLB 7 है तो 4 मिलेंगे। CLB 6 या इसके नीचे 0 मिलेगा। यानी कि आपको कम से कम CLB 8 और CLB 9 लेना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा स्कोर लेते हैं। 10 पे 9 और 10 पे आपको 10 मिलेंगे, 8 पे आपको 6 मिलेंगे। अगर आपका 7 है CLB तो 4 मिलेंगे, 6 या 6 के नीचे आपको 0 मिलेगा। तो यानी कि आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट अच्छा होना चाहिए। अगर उसके साथ आप फ्रेंच भी कर लेते हैं तो आपको 10 पॉइंट्स अलग से मिल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका जॉब का, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी सैलरी कितनी है। अगर आप टीयर नोट कर लीजिए, अगर आपकी जॉब नॉक टीयर 0 या 1 में है तो आपको 10 पॉइंट जो मैक्सिमम पॉइंट है वो मिलेंगे। अगर आपकी जॉब नॉक कोड टीयर 0 या 1 में है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। 2 या 3 टीयर 2 या 3 में है तो 8 पॉइंट मिलेंगे। अगर 4 और 5 है तो 0 मिलेगा। क्लियर हो गया आपको।
कि कम से कम आपकी जॉब 2 या टीयर 3 में होनी चाहिए, तो आपको 8 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर 0 और 1 में है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर 4 और 5 में है तो कोशिश करिए कि आप अपनी जॉब को एक अच्छी जॉब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो भी डिपेंड करती है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप जो पर ईयर $40 पर ईयर से ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे 10। अगर आपकी वेजेस 35 से लेकर 39.99 पे हैं तो आपको 8 मिलेंगे। अगर आपकी वेजेस 30 से लेकर $34.99 हैं तो आपको 7 मिलेंगे। अगर आपकी वेजेस 25 से लेकर 29.99 है तो आपको 6 मिलेंगे। अगर आपकी वेजेस $20 से लेकर $24.99 हैं तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप इससे नीचे जाते हो, यानी कि $20 से नीचे जाते हो, तो 0 मिलेगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास वर्क परमिट वैलिड स्टेट में है, जब आप अप्लाई करने वाले हैं वैलिड है आपके पास वर्क परमिट, तो आपको 10 स्कोर मिलेगा। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर है एम्प्लॉयर की तरफ से 6 मंथ का, अभी और उसमें पेंडिंग पड़े हैं, 6 मंथ और पेंडिंग पड़े हैं जो जॉब ऑफर लेटर आपके पास है, तो आपको 3 एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें भी मिल जाएंगे। फिर से नोट कर लीजिए, अगर आपके पास वैलिड वर्क परमिट है जब आप इस पीएनपी में अपनी फाइल लगा रहे हो तो 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर जब आप अप्लाई करवा रहे हो तो उस समय जो आपके पास जॉब ऑफर लेटर है उसमें 6 मंथ या उससे ज़्यादा का समय बचा है तो 3 पॉइंट आपको और मिल जाएंगे। तो जे आपके जो फैक्टर थे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अगर आप 40,000 से ज़्यादा अर्न कर रहे हो एक साल में, चाहे आपने पार्ट टाइम काम किया, चाहे आपने ब्रेक ले के काम किया, अगर आपकी टोटल इनकम $40,000 से ज़्यादा है एक साल की, तो आपको 3 एक्स्ट्रा पॉइंट और मिलेंगे। पहले तो हमने देखा कि आपको पर आवर कितने वेजेस मिलते हैं, 40 मिलते हैं, 35 मिलते हैं, 20, 35, उसके अकॉर्डिंग मिला। अभी अगर आप पूरे एक साल में, मान लीजिए 2 मंथ आपको जॉब नहीं मिला, 2 मंथ आपकी सैलरी कम थी, 2 मंथ आपकी सैलरी ज़्यादा थी, टोटल आपका जो आपने टैक्स फाइल किया है वो $40,000 से ज़्यादा है एक साल का, तो 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाए। इसके बाद कहाँ पर आपकी जो जॉब है ओंटारियो में, कहाँ पर आप काम कर रहे हैं या काम करेंगे, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए इन्होंने 4 पार्ट में ओंटारियो को डिवाइड किया है। पहला नॉर्दर्न पार्ट, अगर आप नॉर्दर्न ओंटारियो में हैं तो आपको मैक्सिमम पॉइंट 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर नॉर्दर्न जो ओंटारियो उसको छोड़कर आप कहीं पर भी हैं आउटसाइड जीटीए तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। ये 2 ऐसे एरिया हैं जहां पर आपको अच्छा स्कोर मिलता है, 10 और 8। अगर आप आ जाते हैं इनसाइड जीटीए, टोरंटो को छोड़ देते हैं उसमें से, तो भी आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। आप जीटीए में भी आ गए मगर टोरंटो में नहीं है तो 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अगर आप टोरंटो में हैं फिर आपको 0 मिलेगा। फिर से नोट कर लीजिए, अगर आप नॉर्दर्न ओंटारियो में हैं तो आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स मिलेंगे। नॉर्दर्न ओंटारियो को छोड़कर आप कहीं पर भी हैं आउटसाइड जीटीए तो भी आपको 8 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आप जीटीए में आ गए, फिर टोरंटो को छोड़ देते हैं हम, अगर आप जीटीए में हैं टोरंटो में नहीं है तो भी आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आप टोरंटो में हैं तो 0 मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आपने अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देखना है कि आपके कितना स्कोर बनता है। अगर कम बनता है तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको इंप्रूव कर अपना स्कोर आप इंप्रूव कर सकते हैं। ओंटारियो में रहकर भी आप अपना पीआर ले सकते हैं, बीसी में पीआर ले सकते हैं, मगर आपको थोड़ा सा प्लान कर चलना पड़ेगा। आपको बेसिक आइडियाज होने चाहिए किन फैक्टर्स के साथ आपका स्कोर बढ़ रहा है और किन फैक्टर्स के साथ आपका स्कोर कम हो रहा है। जहां पर कम हो रहा है उसको चेंज करें उन फैक्टर्स में जहां पर आपका स्कोर इंक्रीज हो सकता है, फिर आप अपनी फाइल लगाइए। टोटली लॉयर्स पे मत रहिए कि वो आपकी फाइल लगाएंगे, वो आपके लिए प्लान करेंगे। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, वो सब आपने देखना है। मैं आपके साथ सभी प्रोविंसेस के पीएनपी प्रोग्राम लेके आ रहा हूं इस वीडियो चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं, पीआर के लिए फाइल लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत खास होने वाला है। आने वाले दिनों में ऐसी अपडेट्स लेकर आऊँगा जहां पर आपको हर एक एरिया के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, कहां पर आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं।
जहां पर आप अप्लाई कर अपना पीआर, अपनी स्टडी, अपना वर्क परमिट अच्छे से ले सकते हैं। मतलब नेक्स्ट लेवल पे हम जाने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, जो सारा डेटा लेकर आती है आपके लिए, आपके साथ हम शेयर करते हैं ताकि आप अपने फ्यूचर के डिसीजन अच्छे से ले पाएं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।